Good morning, and thank you very much for inviting me to this international webinar to discuss some of the mental problems which everyone is facing in this time of coronavirus, which has spread throughout the world. And there is everywhere a feeling of insecurity, fear, chaos, and suffocation. In the very outset, I would like to thank Dr. Kamakhya Kumarji, who is the director of this webinar, and I would also like to extend my thanks to Dr. Lakshminarayan Joshi ji, who is in the team of Dr. Kamakhya Kumarji. I am listening right from the inaugural speech by Swami Adheshananda ji Giri, who spoke very traditionally and gave us also the message of Gita to make our mind very stable, calm, quiet, and peaceful. Similarly, Professor Devi Prasad Tripathi ji, the Honorable Vice Chancellor of Uttarakhand Sanskrit Vishwavidyalaya, who spoke on the secrets of Patanjali Yoga Sutra, followed by Shri Krish Kumar Avasthi ji, the registrar of this university, who also shared his views very deeply, how to come out from this problem at the individual level first, and then we can also counsel the other peoples too. I am in all thankful to the Uttarakhand Sanskrit Vishwavidyalaya, who organized this international event. As I told in the beginning, that everywhere there is a chaos, there is a fear, there is a insecurity. And there is no medicine, there is no injection, there is no vaccine. And also there are no basic food or meal recommendations to combat this problem. मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हमने अपने शरीर और मन की या मानसिक व्यवस्था को बनाए रखना है, तो इस समय औषधि ना होने के कारण हमारे पास योग ही एक ऐसा विज्ञान बच जाता है जिसके कारण हम अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखते हैं। आज से कुछ दशकों से तक पहले योग को सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में, प्रिवेंटिव प्रैक्टिस के रूप में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन आज चाहे वो भारत सरकार की ओर से निर्देश आ रहे हों या हमारी जो सबसे बड़ी चिकित्सा की संस्था है ICMR, आयुष मंत्रालय, CCIM,
सभी के सभी आज वोकल होकर के इस बात का सभी को जागरूक करने का संदेश दे रहे हैं कि इस घड़ी में योग का अभ्यास बहुत ही गुणकारी हो सकता है। यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी अब इस बात को पूरे विश्व में फैला रहा है कि घर में बैठे बैठे अगर कोई सबसे बड़ा चिकित्सक है, सबसे बड़ी कोई चिकित्सा प्रणाली है, सबसे बड़ी कोई चिकित्सा पद्धति है, तो वो योग है। क्योंकि जब सभी मुक्त भाव से इस बात को कह रहे हैं तो इसमें औचित्य तो है ही है। और हमारे तो ऋषि मुनि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को योग अभ्यास के द्वारा, अनुशासित जीवन के द्वारा ही तो बनाए रखते थे। हम क्यों भूल गए उस अपनी ही प्रणाली को, उस अपनी ही पद्धति को, उस अपने ही अनुशासन को, जो कि ऋषियों ने हमें भेंट रूप में दिया और कहा कि इसको करते रहो और वसुदैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करते रहो। योग मात्र एक विधा नहीं है, एक विधान है जीवन का, पूरे के पूरे जीवन का एक विधान है। और जिस विधान के द्वारा हम अपने शरीर की विविध अवस्थाओं को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। कोविड-19 इसके बारे में हमें काफी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, हम काफी इसके बारे में जान चुके हैं। और मुख्य रूप से मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शरीर के अंदर अगर ये किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट करता है तो वो इन्फेक्शन हमारे म्यूकस के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कोरोना है, ये जो कोरोना वायरस है, शायद इसके ऊपर ऑयली कवर का एक कवच बना हुआ है एंड इट इज स्टिकिंग इन नेचर। और जैसे ही हम इसके संपर्क में आते हैं ये हमारे साथ चिपक जाता है। ये शरीर के साथ ही नहीं चिपक रहा है, अभी तो जितने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लोहा हो, पीतल हो, स्टील हो और दूसरा मेटालिक हो, ब्रास हो, कुछ भी हो, वहां पर भी तो ये माना गया है कि उसके साथ भी ये चिपक रहा है, इसलिए उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो शरीर के बाहर तो ये हमें कफिंग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जोर से खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, उससे जो छींटे हैं, वो हमारे मुख की सतह के ऊपर और हमारे श्वास के द्वारा हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर पहले चिपकेंगे, उसके बाद उनके रिएक्शन की जो यात्रा है वो शरीरांतर होगी। यही नहीं, बट जब हम जोर से फोर्सिबल स्नीज करेंगे, छींकेंगे, उसके भी जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, उसका भी जो डिस्चार्ज होगा वो भी हमारे शरीर में एकदम से चिपक जाएगा और ये हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। इसलिए जब शरीर में व्याधि हो जाएगी उत्पन्न तो मन के ऊपर भी या मानसिक रोग भी वो भी लग जाएंगे। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा है, शरीरा जायते व्याधि मानसो नैव संशया, मानसा जायते व्याधि शरीरो नैव संशया। अगर शरीर में व्याधि जाती है तो मन में भी व्याधि चली जाएगी और मन में व्याधि चली जाएगी, मानसिक स्तर के ऊपर व्याधि चली जाएगी, वो शरीर को भी अस्त व्यस्त कर देगी, शरीर को भी असंतुलित कर देगी। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बहुत ठीक है, आसनों से हमारे ग्रॉस बॉडी जो है, हमारा जो स्थूल शरीर है,
उसके सारे जो विकृतियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जो दिखने वाले शरीर की आसनों के द्वारा, षटकर्मों में, जिसमें कि हम कुछ क्रियाओं को नमक के द्वारा डाल करके करते हैं, तो उसमें क्लोराइड सोडियम जब अंदर जाता है तो वो हमारे जो ब्रेन है उसके जो पानी का या जल का जो स्तर है उसको संतुलित बना करके रखता है और उसको संतुलन की दृष्टि से पैदा भी करता है, जिसका अर्थ ये होता है, जिसका प्रभाव शरीर के ऊपर ये पड़ता है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड प्रेशर जो है, रक्त संचार जो है वो ठीक ढंग से प्रवाहित तो होता है। और हमारे जब रक्त संचार ठीक ढंग से प्रवाहित होगा तो शरीर का हर तंतु, हर टिश्यू और हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे जो मोलिक्यूल्स हैं, हमारे जो अणु हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो जागृत भी हो जाते हैं और स्वस्थ की दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव इस शरीर के ऊपर डालते हैं। तो वो जो नमक के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जब वो पानी के ड्रॉप्स अंदर जाते हैं तो वो भी हमारे जो कफ पॉकेट्स हैं उनको जो है वो थोड़ा सा उनको उनके स्थान से हटाने में बहुत ही प्रभावकारी अपनी जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो कफ हमारा उसके बाद ज़्यादा बाहर निकलता है। नीति जब हम करते हैं, कुंजल जब हम करते हैं, कितनी जोर जोर की हमको छींकें आती हैं, कितनी जोर जोर से जो है वो हमें वॉमिट्स आते हैं कुंजल करते हुए। और वात पित्त कफ तीनों ही के ही हमको फीलिंग होती है कि ये बाहर निकल रहे हैं। पानी के द्वारा भी वो हम प्रत्यक्ष दर्शन उसका कर सकते हैं, पानी का रंग कैसा है, पानी का आकार जो प्रवाह है वो कैसा बाहर की ओर निकल रहा है। और नेति के द्वारा आंखों से पानी बाहर आता है, नाक से पानी बाहर आता है, सलाइवा बाहर आता है, सारे का सारा जो टॉक्सिन है, सारे का सारा जो हमारा जितना भी वेस्ट मैटर है, जितना भी पॉइजनस मैटर है, वो सारे के सारे का निकास हो जाता है और शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। हमारा नासोफेरेंजियल रीजन जो है, नासोफेरेंजियल रीजन जो है, यानी जिसमें आईज, ईयर्स और नोज जो कि हमारे थ्रोट से ऊपर के हिस्से हैं, सबकी चिकित्सा हो जाती है। हमारे थ्रोट की भी चिकित्सा हो जाती है। और जब चिकित्सा हो जाती है, जब हमारा ब्रेन हल्का फुल्का हो जाता है, जब हमारा सिर, जब हमारा ललाट सारे का सारा हल्का फुल्का हो जाता है, नाक की सफाई हो जाती है, श्वास ठीक ढंग से आने लगता है, तो हमें मानसिक तनाव में अपने आप ही जो है वो कमी आने लग पड़ती है। हम अपने आप को ही कहने लग पड़ते हैं, आज तो मजा आ गया, आज मेरा जो है वो बिल्कुल सिर जो है वो हल्का फुल्का है, मैं अपने पूरे शरीर को जो है वो हल्का फुल्का अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम तो देखते हैं कि जब छात्र पहली बार नीति या कुंजल करते हैं, जब शिविरों में लोग पहली बार नीति और कुंजल का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लेते हैं, वो कहते हैं, दिन में फ़ोन आते हैं, दूसरे दिन कहते हैं गुरुजी कल तो मज़ा आ गया, कल तो बिल्कुल हल्का फुल्का रहा, ना शरीर में कोई तनाव था, ना मन में कोई तनाव था, हरिष्ट पुष्ट में था। इसी प्रकार से नीति के करने से हमारे संपूर्ण के पूरे हमारे जो सेप्टम नर्व हैं, सेप्टम बोन हैं, सेप्टम मसल्स हैं, हमारे जो साइनस नर्व हैं, साइनस जो बोन हैं, साइनस जो मसल्स हैं, सबका जो है मिसाज भी होता है, क्योंकि घर्षण होता है। घर्षण के द्वारा एक्यूप्रेशर भी चलता है, घर्षण के द्वारा चल चिकित्सा भी चलती है, घर्षण के द्वारा थ्रेड के माध्यम से जो सेप्टम बोन के बड़े हुए हिस्से हैं या सेप्टम नर्व मसल्स के बड़े हुए हिस्से हैं, वो सारे, या साइनस बोन बड़ी हुई है, साइनस मसल्स बड़े हुए हैं, उनमें जब घर्षण होता है तो उनका आकार भी सु आकार में आने प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उसमें आपकी भावना कैसी रहती है? भावना बहुत काम करेगी, अनुशासन बहुत काम करेगा। अनुशासित जीवन होगा तो जो व्यक्ति अनुशासित होकर के, जो हमारा एक दिनचर्या बतलाई गई है ग्रंथों के अनुसार, उसके हिसाब से अपने दिन को चलाएंगे
तो उसमें ये नहीं है कि हम पूरे का पूरा दिन जो है वो योग की क्रियाएं ही करते रहें। हमने पारिवारिक जो हमारे जिम्मेवारियां हैं, सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, उनको निभाने का दिनचर्या का भी हमारे को जो है वो संदेश दिया गया है हुआ है। तो जब इस प्रकार से हमारी दिनचर्या चलती है तो दिनचर्या से अनुशासित होकर के जो हमको लाभ प्राप्त होता है वो मन को और शरीर को शिथिल करने वाला होता है। और बीच बीच में जब हम आसन के क्रम में जब शवासन से अभ्यास करते हैं तो शववद भूयौ शयानम तु शवासनम शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारकम, यानी कि जो हमने आसनों के द्वारा, जो षट क्रियाओं के द्वारा, जो प्राणायाम के द्वारा, जो मुद्राओं के द्वारा जो हमने परिश्रम किया है, शरीर में कहीं पर किसी भी जगह के ऊपर कोई तनाव पैदा हो गया है, कोई दबाव आ गया है, कोई किसी प्रकार का जो है वो हल्की सी पेन आ गई है, दर्द आ गया है, तो तो वो श्रम हरम वो सारे के सारे उसको हर लेता है शवासन और रिचार्ज करता है हमारी बॉडी के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो हमारी मिनरल प्रॉपर्टीज हैं, सबको रिचार्ज करके इस बॉडी को तंदुरुस्त करता है और चित्त विश्रांति कारकम, चित्त को शांत करने वाला होता है। क्योंकि अगर हम ध्यान के द्वारा जब मानसिक व्यवस्था को ठीक करते हैं तो ध्यान में तो बहुत सारी हमें दुविधाएं भी आ जाती हैं, हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये ध्यान लगेगा कैसे, क्या ध्यान नामक की कोई क्रिया है या ध्यान लग सकता है। हम आसन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, हम षटकर्मों में भी प्रेरित हो जाते हैं, हम मुद्राओं के प्रति भी प्रेरित हो जाते हैं, हम प्राणायाम के प्रति भी प्रेरित हो जाते हैं, हम चलो भोजन के लिए भी, अच्छे सात्विक भोजन के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन जब ध्यान की बात होती है तो हमारे अंदर ना जाने असंख्य प्रश्न आकर के खड़े हो जाते हैं कि क्या ध्यान की कोई विधि होती है क्या। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो ये सुझाव है कि एकदम से दीर्घ ध्यान प्रक्रियाओं की बजाय हमारा शरीर तो ध्यान से ही चल रहा है, अंदर का जो ध्यान है वो तो चल ही रहा है। बिना ध्यान के अंदर की कोई भी जो प्रणाली है, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, कोई भी फिजिकल फंक्शनिंग है, वो चल ही नहीं सकती है। जो जीवाणु हैं वो वेसल्स और वीन्स के माध्यम से ही तो इधर उधर चल रहे हैं, इधर उधर स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ छोटी छोटी प्रक्रियाएं ध्यान में हमको कर दी होंगी कि हम अपने प्रति जागरूक हो जाएं। और जो महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासनम कहा है, अथ का जो एक सूत्र दिया है, अगर अथ के ऊपर ही हम अपने आप को थोड़ा सा अनुशासित कर लें, उसके ऊपर ही चिंतन हम कर लें, तो हमारा पूरे का पूरा योग जो है वो इति तक पहुंच जाएगा। यानी अथ जो है वो जहां से शुरू हम करते हैं, जहां पर हमें पुरुष के प्रति एक चेतना भाव पैदा हो जाता है कि हाँ मुझे आत्मा इसको परमात्मा के साथ मिलाना है, तो अथ जो है वो तो पुरुष जाति का संबोधन करता है, अथ ही पुरुष है। ये एक अर्थ जो है वो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि के कथन के अनुसार एक अर्थ अथ का पुरुष भी है, एक अर्थ का अर्थ ईश्वर भी है। और इति जब महर्षि पतंजलि या हमारे कोई भी ग्रंथ या कोई भी उपनिषद या कोई भी हमारे पुराण या दूसरे जितने भी हमारी ग्रंथों की एक परंपरा है, श्रृंखला है, अंत में तो इति ही होता है। अर्थात पुरुष की जो दैविक शक्तियां हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया, अब बारी है इसको अपने जीवन में ढालने की। जब वो जीवन में ढालने की बारी आएगी तो उस समय जो है वो हमारा जो है चिंतन वो सफल हो जाएगा। इसलिए अथ के ऊपर जागरूक रहोगे तो ध्यान अपने आप बढ़ेगा, अथ से भटक जाओगे तो ध्यान से भी भटक जाओगे। जब छींक आती है तो छींक में डूब जाओ,
जब आप मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, जब यूरिन और टॉयलेट में हम जाते हैं या स्टूल रिलीज करने जाते हैं, उस प्रकार भी उस वक्त भी हमारी आंखें बंद होकर के हमारा ध्यान हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के ऊपर रहेगा। तो ध्यान तो इसी तरह से बढ़ेगा ना, जिस काम में जुड़े हुए हैं। भोजन करते हैं तो भोजन के साथ जुड़ जाओ, भोजन को देखो। ये नहीं चलते फिरते भोजन करना है, बातचीत करते हुए भोजन करना है। इसलिए तो व्यवस्था दी गई है। आर्द्रपादस्तु भुंजित नार्दपादस्तु संविशेत, अर्थात हमने गीले पैरों से भोजन करना है, लेकिन गीले पैरों से सोना नहीं है, क्योंकि आर्द्रपादस्तु भुंजितो या भुंजानो दोष दृष्टि न पादते। जब हम गीले पैर से भोजन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का जो दृष्टि दोष है वो नहीं लगता है। दृष्टि दोष का तो बहुत सारे व्याख्यान दिए जा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी दूसरे की भी हमारे दृष्टि जो है वो बाधित कर देती है। हमारी दृष्टि इधर उधर हो जाती है, हमारी दृष्टि भोजन से हट जाती है, जिसके कारण हमें दूसरे दोष लगने लग पड़ते हैं। अगर हम खाना खाते हुए अपनी दृष्टि के माध्यम से भावनात्मक रूप से बाहर का कोई दर्शन कर लेते हैं तो हमारी फीलिंग वैसी हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स वैसा काम करने का शुरू कर देते हैं। हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हमें क्रोध आ जाता है, या हमारा जो एक्टिविटीज है वो खराब हो जाती हैं। तो इसलिए दूरदृष्टि का मतलब ये नहीं कि किसी की कुदृष्टि उस भोजन के ऊपर पड़ गई है, नहीं। हमारी जो भावना है अगर हट गया तो दृष्टि तो कहीं ना कहीं बाहर की जगत की तरफ जाएगी। जब बाहर की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारा जो हम भोजन ले रहे हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना चाहिए, वो उस काम से हट करके हमारा मन जो है वो दूसरे दर्शन में जो है वो लीन हो जाएगा, जिसके कारण कि हमारा भोजन जो है वो उस तरह से अंदर नहीं जाएगा। हमारे ग्लैंड्स जो हैं उस तरह से उसका सीक्रेशन नहीं करेंगे। हमारी जो दूसरी सप्त धातुओं का निर्माण जो शुरू होता है, सप्त धातु का जो विज्ञान है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए अर्थ जिस चीज के साथ जुड़े हो उसके साथ जुड़ जाओ। सो गए हैं तो सो जाओ, वो ध्यान की प्रक्रिया है। फिर अपने मन को मत भटकाओ। लेकिन जैसे ही हम सोने लगते हैं हमारा मन भटकने लगता है, किसी का किसी में, जिसकी जैसी जो अवस्था होती है वो अवस्था के हिसाब से उसका मन कई कुछ सोचने लगता है, बाधित करता है। फिर ध्यान कहाँ जाएगा? सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही ईश्वर का ध्यान करो, अपना ध्यान करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान करो, अपने मन का चिंतन करो, अपने देखो मेरे शरीर में कहाँ कहाँ अकड़न है। यही तो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। जब ध्यान की ये वाली प्रक्रियाएं चलेंगी तो ये जो तनाव है, ये जो दबाव है, ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एंग्जाइटी है, ये सारी की सारे जो है वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जब धीरे धीरे इनके ऊपर हम संतुलन करते जाएंगे। कपालभाति, सूर्यभेदन, भस्त्रिका, ये ऐसे प्राणायाम हैं, ये ऐसी कुछ शोधन की प्रक्रियाएं और प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं जिनको करने से ये जो हमारा नासिका का गेट है, ये जो नासिका का जो द्वार है, जो कि हमारे जीवन का द्वार है, इस जो जीवन के द्वार में जैसे ही हमारे वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लेयर्स को जो ध्यानपूर्वक जब हम श्वास लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हुए या कपालभाति करते हुए या सूर्यभेदी करते हुए या भस्त्रिका करते हुए या भ्रामरी करते हुए, तो हमारे जो म्यूकस लेयर्स में जितनी भी हमारे मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं या दूसरे कोई इस प्रकार के केमिकल वो सोडियम क्लोराइड होते हैं, ये सारे के सारे रिएक्ट करने शुरू करते हैं। और ये इसको हमारा जैसे ही श्वास अंदर को घुसता है, चाहे अंदर प्रवेश करता है, तो उस वक्त वहाँ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने से क्या है कि ये सारी प्रॉपर्टीज उस सलाइवा के द्वारा हमारे शरीर में भी प्रवाहित होगी। उसको हमारी ग्लैंड्स जो हैं वो उनको एब्सॉर्ब करेंगे। संपूर्ण हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम जो है अवेक होकर के, और अंदर जो हमारे अंदर यही चीजें जो हैं, जो ये सारे के सारे जो एटम्स वगैरह हैं, ये अंदर के शरीर में भी तो मौजूद हैं। बाहर का एटम, अंदर के एटम्स, बाहर का मिनरल्स, अंदर के मिनरल्स, बाहर के मेटल्स, अंदर के मेटल्स जब अपने आप में रिएक्शन होकर के कार्य करने लगेंगे तो शरीर
हमारे में एक ऊर्जा पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी, जठराग्नि पैदा होगी, और हमारा मनो शारीरिक या शरीर मनो जो चिकित्सा है या मनोशारीरिक चिकित्सा जो है उसमें हमें बहुत ही ज्यादा जो है वो लाभ प्राप्त होता है। कपाल शोधनम दोषग्नम कृमि दोषम हरित, अर्थात ये जो जब कपाल शोधन हो जाता है प्राणायाम के माध्यम से, षट कर्मों के माध्यम से, तो हमारे जो जितने भी वायु संबंधी विकार हैं, क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी चीज अपने आप तो नहीं चलती है, वो तो प्राण के माध्यम से चलती है। प्राण है तो सारी कार्य क्षमताएं, कार्यकलाप जो हैं अंदर के वो ठीक चलेंगे। अगर श्वास सुचारू ढंग से संतुलन की दृष्टि से एक धारा प्रवाह से नहीं चल रहा है तो अनेक प्रकार के रोग जो हैं वो हमको भ्रमित करेंगे और हम उसमें जो है वो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये कृमि वात दोषाग्नम, तो हमारे जितने भी वात संबंधी रोग होते हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। और कृमि दोषम, और ये जो कीड़े संबंधी जो रोग हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो वो भी उनका भी हरण हो जाता है, उनको भी हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन कपाल शोधन करना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष हैं, यानी दोष वैषम्यम रोगस्तु दोष साम्यम अरोगता, यानी कि ये जो दोष में जब विषमता आ जाएगी तो रोग हो जाएगा, और दोष में जब साम्य की अवस्था आ जाती है तो हम आरोग्य हो जाते हैं। इसलिए ये कहा है कफम पंगु पिता पंगु पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छति मेघवत्। ये जो तीनों वायु, ये जो तीनों वात पित्त कफ हैं, ये अपने आप में पंगु हैं। दे आर हैंडीकैप, दे कैन नॉट मूव एट देयर ओन इनसाइड द बॉडी एंड दे कैन नॉट गो आउटसाइड द बॉडी आल्सो व्हेन वी एक्सक्रीट देम। बट दिस इज द साइंस ऑफ प्राणायाम, दिस इज द साइंस ऑफ वायु। ये वायु जहां पर हमको लेकर के जाएगी वहीं पर ही ये सारे के सारे दोष, सारे के सारे मिनरल्स, मेटल्स एंड केमिकल कॉम्प्लेक्शंस, ये सारे के सारे हमारे बॉडी को प्रभावित करेंगे। इसलिए मेरा तो यही है कि ये आज के दौर में घबराने की आवश्यकता नहीं है। इफ वी आर स्ट्रांग विल पावर्ड तो सब कुछ ठीक है। हम अभ्यास करें, हमारे पास बहुत समय है, चिंता को छोड़ दे। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, ठीक है थोड़ी बहुत तो चिंता आजीविका की होती है, बच्चों की पढ़ाई का भविष्य भी होता है, लेकिन हमारे पास तो बहुत समय है घर के अंदर। इस समय हमें तो दिस इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। अगर अब तो घर से भी जो संस्कृति काम करने की प्रारंभ हो गई है, बच्चे भी घरों से क्लासेस ले रहे हैं, टीचर्स भी घरों से क्लासेस दे रहे हैं। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कह रखा किसी को कोई वेतन नहीं कटेगा, लेकिन कम से कम अपने कार्य निष्ठा के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। घर से काम भी करो कार्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, और घर में अंदर रहते हुए कार्य करो अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने परिवार में के लिए, और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा कहना तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कपालभाति जो है, जो कि हमारे कपाल शोधन करती है, कपाल शोधन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड लेजर्स ऑफ द लाइफ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी हम अभ्यास करें तो बिल्कुल उत्साहित होकर के करें, साहसिक होकर के करें, और ये जो हमारी शोधन प्रक्रियाएं हैं ये तो बार बार यही कहती हैं कि क्लींसिंग प्रोसेस ही तो कहा जाता है। ये जो अभी हमने कहा आर्द्रपादस्तु क्लींसिंग है ये। और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो वहाँ तो हम दूर दूर बैठ कर के योग अभ्यास करते हैं। और हठ योग प्रदीपिका में तो इतना भी कहा गया है कि जनसंग परित्यागश्च, जनसंघ का परित्याग होना चाहिए, अर्थात बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बैठ करके हमको योग नहीं करना है। जितना हम दूर रहेंगे उतना हम बचे हुए रहेंगे। हमारे तो इस प्रकार से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो मैं
बस इतना ही आपसे आग्रह करूंगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी संस्कृति के ऊपर विश्वास रखो। पूरा विश्व जब योग की बात कर रहा है और पूरे विश्व में जो हमारे ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योग की धारा को प्रज्वलित किया हुआ है और ज्वलित किया है, सारे देश ने उसको माना है, उसकी शक्ति को माना है, तो हम क्यों इससे दूर भाग रहे हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर कामाख्या कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत जो है मैं जो है वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे ये मेरे अनुभवों के अनुसार ये मौका दिया कि मैं आपके साथ अपने जो है वो कुछ अनुभव बांटूं, अपने अभ्यास के बारे में कोई बात करूं और पुनः आपको तथा आपकी पूरी टीम को, डॉक्टर जोशी को और माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत, जय ओम, जय।